हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है नर-नष्ट समीकरण है ना, और ये कॉलेज लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 12th क्लास में तो है ही है, साथ में 11th क्लास में भी ये नर-नष्ट समीकरण है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज जो आपको लिखना है हिंदी में। तो नर-नष्ट ने प्रयोग किया, क्या किया कि एक धातु का क्षण लिया और उसे विलयन में डुबाया। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक पात्र लेता हूँ और इस पे कोई विलयन भरा हुआ है। ठीक है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है यहाँ पर, और इस पे उन्होंने एक छड़ लिया और इस पे डुबा दिया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैं एक छड़ लेता हूँ धातु का और इस पे मैंने डुबा दिया। ठीक है ना, ये क्षण। तो जब किसी धातु के क्षण को उसके विलयन में डुबाया जाता है, मतलब एक विलयन है, डुबा कर रखा जाता है, तो धातु के क्षण में निश्चित विभव उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, ये आपके पास धातु का क्षण है, इसमें विभव उत्पन्न होता है। अब विभव क्या कहलाता है? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जाने में जो उस पर कार्य किया जाता है वही विभव है। क्लियर? तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इसके फलस्वरूप इनमें क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोड है ना, तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। आपके पास एक पात्र है, इसमें कोई विलयन भरा हुआ है, इस पे एक इलेक्ट्रोड लगाया हमने या धातु का छड़ लगाया हमने, तो इनके सतह पर आवेश का स्थानांतरण हुआ और आवेश के स्थानांतरण से विभव उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है इसलिए इलेक्ट्रोड विभव है ना। अब देखिए, ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये किस किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड विभव? धातु की प्रकृति पर है। देखिए, जो क्रियाशील होगा उतना ही तीव्रता से आयन गति करेंगे और जितना आयन एक दूसरे को स्थानांतरित करेंगे तो विभव उतना ही अधिक होगा। समझ रहे हैं? तो धातु की प्रकृति पर, किस किस पर? धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति कैसे है उस पर निर्भर करेगा। क्लियर? दूसरा आपका सांद्रता, यानी आपके पास ये विलयन है, उसका सांद्रण कितना है। ठीक है ना, सांद्रण कितना है। तीसरा आपका ताप। इन तीन चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक तो धातु की प्रकृति पर, दूसरा धातु के आयन के सांद्रण पर, मतलब यहाँ पर विलयन में सांद्रता कितनी है, कितनी ज्यादा मात्रा में उस पर विलेय पदार्थ है, मतलब सांद्रण कितना अधिक है। तो तीसरा है ताप पर। तो तीन कंडीशन है ना। तो नर-नष्ट ने एक धातु के क्षण को किसी विलयन में डुबाया और देखा कि इसमें आवेश गति करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, तो इसमें विभव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसी संबंधित उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं क्या? नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। मतलब एक समीकरण दिया जिसे नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। अब वो मानक टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन पर। ठीक है, तो ये चीज भी लिखना पड़ेगा कि सांद्रता है ना, धातु की प्रकृति, विलयन के धातु के सांद्रण और ताप आदि से संबंधित है ना, उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे हम नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो यही चीज यहां पर लिखा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था में जब विद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रण 1 मोल हो। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है जिसका सांद्रण कितना है? 1 मोल हो, ताप कितना हो? 298 केल्विन, और विद्युत रासायनिक सेलों में विद्युत अपघट्य विलयन का सांद्रण हमेशा निश्चित नहीं होता तथा इलेक्ट्रोड विभव विद्युत अपघट्य के सांद्रण तथा ताप पर निर्भर करता है। इसका अध्ययन कर नर-नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। देखिए, इतना रामायण है, बस आपको थोड़ा समझना है सिंपल तरीके से कि नर-नष्ट ने क्या देखा कि एक धातु के छड़ को लिया और विद्युत अपघट्य में डाला। उस विद्युत अपघट्य का जो सांद्रण है वो निश्चित 1 मोलर सांद्रण है और जो तापमान है वो 298 केल्विन है। इससे संबंधित नर-नष्ट ने एक समीकरण दे दिया जिसे नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। मेन आपको फैक्ट समझना है कि नर-नष्ट ने कैसे कहा, कैसे समीकरण दिया। तो एक विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य है, उसका सांद्रण 1 मोलर है, तापमान 298 केल्विन है। क्लियर? ये चीजें। अब वो विद्युत अपघट्य है, उसमें छड़ जब डुबाया जाता है तो विभव उत्पन्न होता है। तो इसका इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड विभव सांद्रण ताप पर निर्भर करता है। इसका अध्ययन कर नर-नष्ट ने एक समीकरण दिया जिसे नर-नष्ट समीकरण कहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। क्लियर? तो आप लोगों को डाउट नहीं होना है। क्लियर है ना, कि आप लोग परेशान नहीं होंगे कि इतना लंबा चौड़ा सर ने लिखा तो मुझे यही लिखना। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको यदि समझ में आ रहा तो आप उतना ही लिखें, काफी है। क्लियर? चलिए, अर्ध सेल में जैसे कोई भी आपके पास
इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव के रूप में होता है। अब वो जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो शुद्ध अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं अर्ध सेल में एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे के रखा है ना। अब हो सकता है कितने इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, तो यहां पर हम कर सकते हैं एन पॉजिटिव मतलब एन इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। एन पॉजिटिव है मतलब एन इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। अब जब किसी से एन इलेक्ट्रॉन लेगा तब अपने मूल अवस्था में आएगा। पॉजिटिव का मतलब धनी, और धनी का मतलब किसी को दे के रखा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी का मतलब निगेटिव नहीं, धनी होता है। यानी जैसे एम एन पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, तो मतलब यहां पर ये अर्थ निकला कि जो एम है वो एन इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा, मतलब एन इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है, तब वह एन इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने मूल अवस्था में आ जाता है। कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बेसिक से मैं समझा रहा हूं इसीलिए कि आपके पास एम है, एम मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, कोई पदार्थ है, यदि वो कोई तत्व है, कोई यौगिक है, कुछ भी है, समझिए बात को, समझिए अभी आप समझ रहे हैं ना। तो आपके पास एक मान लेते हैं इलेक्ट्रोड है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, तब वो पॉजिटिव के रूप में होगा। क्यों पॉजिटिव के रूप में होगा, क्योंकि किसी को दे के रखा है, यानी दिया है तो धनी है, ठीक है। अब वो किसी से लेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन दे के रखा है मतलब उसके अंदर खाली है, उतना इलेक्ट्रॉन वो लेगा। जैसे एन इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, क्लियर। तो जब एन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जब ले लेगा स्टूडेंट तो फिर वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मूल अवस्था में, ठीक। इसी को प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण दिया गया तो वो ये देखिए, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आपके पास पदार्थ है, विलेय पदार्थ है, किसी विलयन में मिला हुआ है तो आयनित अवस्था में होता है, तब उसे हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर E इक्वल E0 प्लस RT अपॉन NF, यहां पर ये लाख का है, इन इसे पढ़ा जाता है ना, तो ये लाख के फॉर्मेट का होता है, इसे लाख टन में बदलते हैं तो फिर 10 लग जाता है। तो ये इन है। एम आपका एक प्रकार से आयनित अवस्था में है, एक्वा सॉल्यूशन में है। एन पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है ना, तो ये आपका हो गया MS, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण है यहाँ पे, और इस पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने मूल अवस्था में आ गया है, ठीक है ना। तो एम ए पॉजिटिव, AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन, एन पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके पास पूर्णतः मिल चुके हैं, क्लियर। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि E आपका क्या है और E0 क्या है। तो E0 आपका है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मानक स्थिति में मान, मानक स्थिति में मान। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आपको कैसे निकालना है, तो आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, तो उसका हमेशा विभव शून्य होता है। शून्य मान करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोई भी आपके पास सिंगल मान लीजिए सेल है, तो एक सिंगल पात्र है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, उसमें हम विभव नहीं निकाल सकते। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 मान करके अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो वही जो E0 है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक स्थिति में इसका जो मान है वो E0 रखा गया है, क्लियर। जो R है एक प्रकार का गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक जिसको बोलते हैं। T आपका जो है तापमान है। F क्या है, फैराड नियतांक है ना, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम, क्लियर। और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये नीचे लिखा हुआ है पूरा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। इतना क्लियर हो गया, आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस स्टूडेंट यहाँ पर R का मान रखना है, ठीक है ना। R का मान गैस नियतांक का मान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको N का मान रखना है, यानी इलेक्ट्रॉन यदि नहीं पता तो नहीं रखिए। F का मान रखना है, फिर इसको 10 लाख 10 में बदलना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट लाख 10 में बदलना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है लाख 10 में बदलने पर, तो जब लाख 10 में बदलेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये E0 है तो E0 रहेगा, प्लस है तो प्लस। जब इनको हम लाख 10 में बदल रहे हैं तो यहाँ 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, किसका, 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान रखिएगा 2.303 का मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है ना। किसमें, जब हमने लाख 10 में बदला, तो बाकी पूरा उसी अनुसार है, RT अपॉन NF है। M जो है N पॉजिटिव के रूप में है, और जो M है S के रूप में है, मतलब ये मूल अवस्था में है, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे, R का मान रखेंगे, ठीक है ना, 8.314, T 298 केल्विन, F जो है फैराड नियतांक 96,500 है ना कूलाम, ये फैराड नियतांक का मान है, और ये अपना लाख 10 है, इस स्थिर अवस्था में है। इसका पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो प्लस है बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, बीच में, और E0 है। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू लास्ट में देख लेना कितना आता है। अब देखिए जो MS है,
ms मतलब सॉलिड स्टेट पे, मतलब एक्वा सोल्यूशन के रूप में नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोड है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। तब इसको हम इकाई यदि मान लें कि ms का मान है 1, है ना, कहने का मतलब जो m ऐसे सॉलिड स्टेट पे इसका मान है 1, तब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसका मान एक्चुअल में वैल्यू इतना आ जाएगा। E0 तो E0 रहेगा 2.303 इंटू 314 इंटू 298 मतलब 298 केल्विन है। यहाँ पर इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि 1 हमने माना है कि सांद्रता की इकाई ठोस अवस्था में 1 मान लें। क्लियर। जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इतना आ जाएगा 0.0591, इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और बस आपको इतना ही लगाना है नरेस्ट समीकरण में, ठीक है ना। देखिए आपके एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नरेस्ट समीकरण क्या है समझाइए, तो बस आपको एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरेस्ट समीकरण आपको इतना तक कर देना है। तो अब इतना ही करना है आपको, लास्ट यहीं तक करना है, ठीक है ना। आपको पूरे बराबर नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कहीं कहीं कुछ बुक्स में जैसे यहाँ पर ई के जगह आपको E0 रेड्यूस ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बराबर नंबर मिलेंगे किसी भी आप स्टेट से हो, ठीक है ना, MP बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, UK बोर्ड से हो, जहां से भी हो, आप बिहार से हो, उत्तराखंड से, आप कहीं से भी हो, लेकिन आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। 1 से 2 बार देखिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।